स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल इस वक्त सबसे प्राथमिकता है, मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे। आते हैं, पहले हमने कहा नीट पे आप बहस करिए, तब सरकार तैयार नहीं हुई। कानून के बावजूद पेपर लीक हो रहा क्योंकि रसूखदार लोग इन्वॉल्व। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि संसद में बिल पेश हो गया, लेकिन हंगामा जारी है। अब सवाल यही है कि ये कैसे टूटेगा गतिरोध, यही है मुद्दे की बात। भाई बिल अभी तक ये कहा जा रहा था कि हम चर्चा करना चाह रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि इस पर चर्चा करिए। चर्चा की बात तो छोड़ दीजिए, अब बाकी चीज़ें आ गई। फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने लगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो अब दूसरी मांगे हुई। जैसे हम लगातार आपको अपडेट ही कर रहे थे कि विपक्ष खासकर कांग्रेस जो है वो अपने वादों की फहरिस्त को लंबा करता जा रहा है और ये लंबी ही होती जा रही है उनकी फहरिस्त। एक बार फिर से हम आपको बताते चलें कि क्या पूरा अब तक रहा। पिछले हफ्ते पूरी जो संसद है वो इसी हंगामे की भेंट चढ़ गई और दूसरे हफ्ते यानी कि आज के दिन सोमवार को भी करीब करीब पूरी सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि इस हंगामे के बीच में जितेंद्र कुमार जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने इसका जो बिल है उसको पेश कर दिया। कानून के लिए वो बिल को पेश कर दिया कि कैसे आगे से इसको कड़ा कानून बनाया जाएगा जिससे कि ये पेपर लीक ना होने पाए। पेपर लीक को लेकर के बिल पेश कर दिया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई। अब विपक्ष इस पे अड़ा हुआ है कि नहीं, पहले अमित शाह माफ़ी मांगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे, उसके बाद इस पर चर्चा हो गई। तो सत्ता पक्ष भी कह रहा है, उनकी कलई खोलने में लगा हुआ है कि जो बाकी स्टेट में हो रहा है, झारखंड में जो हुआ या हम कहें कलकत्ता में जो हो रहा, जो दूसरे नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहाँ जो पर्चे लीक हो रहे हैं, कर्नाटक में जो हो रहा है उसको लेकर के क्या कर रहे हैं। हाँ, विपक्ष इस पर भी आपको जवाब देना चाहिए। इतना नहीं, दूसरी तरफ की भी हम बात कर लेते हैं। जो सीजीपी है, सीजीपी वर्सेस अभी और जो सत्ता पक्ष है उसमें भी तकरार अभी समाप्त नहीं हुई है। यूँ तो धरना वहाँ से समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको लेकर के उठापटक जारी है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने और जो दो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने ये वादा किया था कि हम आपके पूरे देश में जहां पर बीजेपी और अलायंस की सरकार है वहां हम आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो सारी आपके खिलाफ एफआईआर को वापस ले लेंगे और किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। लेकिन हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया इसको देशद्रोही, इस आंदोलन को देशद्रोही करार दे दिया है और मांग की कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी इसकी भी जांच की जानी चाहिए। दूसरी ओर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में इसको लेकर के भी हंगामा चल रहा है और एक और कड़ी इसमें जो, तो इसको लेकर के सीजीपी ने करीब बिहार में 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो इसको लेकर के सीजीपी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने कह दिया कि ये गलत हो रहा है और अगर ये यूं ही चलता रहा तो हम लोग फिर से मजबूर होंगे। हम लोग मिस कर रहे हैं जंतर मंतर को, एक बार, यानी कि फिर से जंतर मंतर पर जाने का ऐलान कर देंगे। दूसरी तरफ एक और चीज़ बता दें, ये जो प्रदर्शन है ये लगातार फैलता ही जा रहा है। इसमें कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनके बेटे बेटियों ने भी शिरकत कर दी। ये अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है। उड़ीसा में एक कैबिनेट मंत्री, एक एमपी, 2 बार के एमपी, उनकी बेटी ने भी इसमें शिरकत कर दी और अपना वीडियो इसमें अपलोड कर दिया, जिसको लेकर के उनके पिताजी को कहा गया कि आप अपने बेटी को संभालिए, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी तरह की बात करें असम में भी एक कैबिनेट मंत्री की बेटी ने सपोर्ट कर दिया और अपना वीडियो अपलोड कर दिया, उसको भी संभालने की बात की जा रही, लेकिन वहाँ भी मामला संभलता नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर के ये मामला फैलता ही जा रहा है और विपक्ष अड़ा हुआ है कि आप इस पर पहले माफ़ी मांगिए और ये जो जितने एफआईआर दर्ज की गई हैं उनको वापस लीजिए,
पैलेट गन का इस्तेमाल, जो हमने शुरू में ही आपको बता दिया था, पैलेट गन का इस्तेमाल करने की इजाज़त किसने दी वो बताइए। बिहार में AK-47 का यूज़ करने की इजाज़त किसने दी वो बताइए। ये युवा हैं या आतंकवादी हैं, आप इसको भी क्लियर करिए। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनके सबसे पहले एक बड़ी बात यह कि जब बिल पेश हो गया है तो चर्चा क्यों नहीं, क्यों विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। आप इस पर आइए, सदन चलने दीजिए, चर्चा कीजिए और चर्चा में अपनी बात रखिए और बताइए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और अच्छे से इसको आगे बढ़ाइए। लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि गतिरोध टूटेगा कैसे, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको सुना देते हैं कि आज दिन भर क्या गतिविधियां रहीं और क्या बयानात दिए गए। यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूं, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। और पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने नंदन नीलकेनी जी के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स बनाई है, जो तकनीकी विशेषज्ञ परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करेंगे। ये बहुत बड़ा कदम है। जो लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप भी 6 दशक तक सत्ता में रहे, क्यों नहीं किया? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सख्त कानून के लिए, चर्चा के लिए बिल ला रहे हैं, आप चर्चा को तैयार नहीं। कठोर सजा मिले, ज्यादा फाइन लगे, ताकि कोई अपराधी अपराध ना करे। आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है, तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। देखिए, हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया कि अभी भी दिल्ली में 20 जुलाई के दिन जो बच्चों पर जो मारपीट हुई, जो पैलेट गन चलाए गए, जो बच्चियों पर, लड़कियों पर जो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उसकी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह जी की है। राहुल गांधी जी ने इस संदर्भ में चिट्ठी भी भेजा है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, आज भी देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में, वहां की जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस बच्चों पर जाकर, उनके घरों में जाकर वहां उनको तहकीकात करने की कोशिश कर रही है, अरेस्ट कर रही है, FIR डाल रही है, डराने या धमकाने की बात कर रही है। मैं देखिए, जाहिर तौर पर बिल आने दीजिए, तमाम व्यवस्थाएं और दुरुस्त हों, लेकिन क्या व्यवस्थाएं नहीं थी? क्या कानून नहीं थे? कानून न होने की वजह से पेपर लीक नहीं हो रहा था, कानून के बावजूद पेपर लीक हो रहा था, क्योंकि रसूखदार लोग इन्वॉल्व। पहले तो रसूखदार लोगों के प्रति अपना नजरिया बदलिए। तो चलाने के लिए विपक्ष चाहता ही है, क्योंकि हम चाहते हैं चर्चा हो, हम चाहते हैं, पहले हमने कहा नीट पे आप बहस करिए, तब सरकार तैयार नहीं हुई। आज इतना बड़ा आंदोलन हो गया 20 तारीख को, जहां आपने बच्चों को मारा, इतना हिंसा करी गई उनके साथ, इन्हीं रास्तों में जहां से हम सब लोग गुजरते हैं, सब बैरिकेडिंग लगाए गए, इंटरनेट बंद कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है ये जिम्मेदार है, जो हिंसा बच्चों के साथ हुई है, जिस तरह से व्यवहार बेटियों के साथ हुआ है। और हम चाहते हैं कि अब हमारे होम मिनिस्टर जी आए और सदन पे बताएं कि आखिरकार ये क्यों हुआ। बिल्कुल, देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष तीनों के तीन बयान हमने आपको सुनाए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि नंदन नीलकर्णी के नेतृत्व में एक टेक्निकल की टीम बना दी गई है
और वो अब मानव रहित परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि कानून पहले भी थे लेकिन पेपर लीक क्यों हुआ। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आपके पास 60 साल की सरकार थी, आपने इसको क्यों नहीं रोका, आप इसको क्यों नहीं रोक पाए। विपक्ष कह रहा है कि हम नाकाम रहे इसीलिए जनता ने हमको तख्त से उतार दिया, आप भी नाकाम हैं, आपको भी जनता तख्त से उतार देगी। तो कुल मिलाकर के मामला पूरी तरीके से अड़ गया है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि चर्चा कीजिए, विपक्ष कह रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे कानूनों से क्या फ़ायदा, क्या इस पर कैसे रोक लगेगी। और साथ ही साथ में उसने अपनी जो 2 मांग रख दी हैं कि गृह मंत्री इस पर बयान दें कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, AK-47 क्यों इस्तेमाल हुई, और प्लस जो FIR दर्ज हो रही हैं बीजेपी के जो शासन जहाँ शासन है उसको लेकर के भी उसके तीखे तेवर नजर आए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये टूटेगा कैसे गतिरोध। बिल पेश हो गया है, हंगामा जारी है, कैसे होगा ये गतिरोध टूटेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। अनिल गोयल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी। और अनिल जी बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, बहुत धीर गंभीर हैं और तर्कों के साथ अपना जवाब देते हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। अनवर मिर्जा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, थोड़ा यंग हैं और अपनी बात को तेज तर्रारी से रखते हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं शरद सरन जी भी बहुत ही मैच्योर्ड प्रवक्ता हैं और बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। RLD के प्रवक्ता हमारे साथ अंकुर सक्सेना जुड़ चुके हैं, यंग हैं और सबसे अच्छी बात है कि वकालत भी करते हैं और उसी चतुराई से उसी शानदार तरीके से अपनी बात को भी रखते हैं। पहला जो मुझे लगता है कि पहले सत्ता पक्ष को ही इसका एक वो देना चाहिए कि वो आए और अपनी बात बताए कि आखिर ये गतिरोध कैसे टूटेगा। अनिल गोयल जी, कैसे टूटेगा ये गतिरोध? प्रदीप जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि विपक्ष को देश हित का आगे रख करके बात करनी चाहिए। आज नीट पेपर लीक का जो मामला है, जो माफिया है, पेपर लीक के माफिया हैं, ये विपक्षी दल की सरकारें 1968 से लेकर के 2013 तक सैकड़ों तरीके के पेपर लीक हुए, ये कोई भी कानून नहीं बना पाए। उस दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 2024 में कानून बनाया, अब 2026 में उससे भी सख्त कानून लेकर के आए। माननीय विपक्षी दल को ये सोचना चाहिए कि क्या छात्रों के हित में ये कानून पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप जो छोटी छोटी अड़चनों को लगा करके कानून को पास होने से रोक रहे हैं, उससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है या नहीं हो रहा। बच्चों ने जो आंदोलन करा है उनका मूल उद्देश्य ये था कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक होने वाले को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर हमने जो प्रदर्शनकारी थे उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ करके अपने फैसले लिए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला होने चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आना चाहिए वगैरह वगैरह। हम जाए माइक्रो लेवल पर जाए तो कितने सख्त बातें करी हैं, कितनी सख्ती से हम खत्म करना चाहते हैं। पेपर लीक मामले में जो माफिया है उनको बड़ी से कड़ी सजा दे करके हम ये चाहते हैं कि कोई हिम्मत भी ना कर सके कि पेपर लीक करने की हिम्मत ना कर सके। अब आप कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहे हैं इस विधेयक को पास ना कराने के नाम पर। आप अगर इस तरह से रोड़ा अटकाएंगे, अगर मानो विधेयक पास नहीं हुआ तो उन पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा। आज जरूरत है कि जिन्होंने पेपर लीक करा है, जिन्होंने बच्चों का भविष्य खराब करा है, उस सारे सिस्टम को तोड़ने की, उस सारे सिस्टम को खत्म करने की, उस सारे सिस्टम को मट्टी में मिलाने की आवश्यकता है। और वो मट्टी में मिलाने के लिए माननीय विपक्ष के सहयोग की बहुत अधिक जरूरत है। ठीक है अनिल जी, इस तरीके से ठीक है अनिल जी, आपकी बात पूरी हो गई। मैं आऊंगा वापस आपके पास आऊंगा, जरा बाकी साथियों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कुछ सवाल आपके पास छोड़ जाते हैं जिनका जवाब आप तैयार रखिएगा, हम आपसे जरूर लेंगे। मैं पूरा मौका दूंगा आपको जवाब देने के लिए। सवाल नंबर 1 ये है, आपने कहा कि विपक्ष कानून बनने नहीं दे रहा है और 67 साल तक विपक्षी सरकारें रही, कानून नहीं बनाया। भाई आपने भी कानून बनाया, 2022 में भी कानून बनाया, लेकिन उन कानूनों का हुआ क्या? BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमने बहुत शानदार तरीके से ये बनाया है, संविधान बनाया है,
लेकिन अगर इसको चलाने वाले, इसको लागू करने वाले की मंशा सही नहीं होगी तो ये लागू नहीं होगा। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आप 12 साल से आप हैं, आपने बिल पेश किए, कड़े कानून भी बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो दामनी फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है कि तारीख पर तारीख जैसी थी, यहाँ पर पेपर लीक ही लगातार होता जा रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कानून बनने के बाद पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? अनवर जी के पास चलते हैं। अनवर जी, भाई सदन का समय बर्बाद हो रहा है, पूरा हफ्ता पिछला चला गया, सरकार पूरी तरीके से आपके पास है, वो कह रही कि आप चर्चा करना चाह रहे थे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, बिल पेश हो गया है, आप चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? कैसे खत्म होगा ये गतिरोध? सर नमस्कार, आपका चैनल को और सभी पैनल को मेरा नमस्कार। आपने देखा कि 20 तारीख को जो हादसा गुजरा दिल्ली के अंदर, उस पर गृह मंत्री अमित शाह जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का कोई सवाल जवाब नहीं आया। हम पिछले हफ्ते भी इसी बात को उठा रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करी, आंसू गैस छोड़े, और जो पिस्टल आपने देखा कि कल भी बिहार के अंदर 87 पिस्टल चलाई जा रही है। बताइए छात्र हैं या आतंकवादी हैं? हम इनसे पूछना चाह रहे, बार बार राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं पार्लियामेंट में? राहुल गांधी जी एक ही बात को तो कह रहे हैं, भैया अमित शाह गृह मंत्री जी आकर पार्लियामेंट में बात करें, देश के प्रधानमंत्री आके बात करें। क्यों दोनों घर के अंदर बैठे हैं? जिस तरीके छात्रों पे अत्याचार हुआ, जिस तरीके छात्रों को लाठी से कूटा गया, जिस तरीके छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोली प्लास्टिक वाली जो गोली चलती है वो उन पर दादी की गई है, ऐसा क्यों किया गया? अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए आप कि सीबीआई ने और ईडी ने अभी तक पेपर लीक पर एफआईआर तक दर्ज नहीं करी है, कोई मामला ही नहीं किया है। अनवर जी आपको रोकना चाहेंगे। फिर थी बांकीपुर से पटना से चुनाव वहां पर है, और उस चुनाव की रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ के तमाम बड़े नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। वापस अपनी डिबेट पर आते हैं, अनवर मिर्जा जी के पास चलते हैं। अनवर मिर्जा जी, अपनी बात आप रख सकते हैं। देखिए, आपने रैली को दिखाया, मैं कहना चाहूंगा कि कल जिस तरीके छात्रों पे लाठीचार्ज हो रही थी इसी पटना में, इसी बिहार के अंदर छात्रों को लाठी मारी जा रही थी, यही 87 लगाई जा रही थी, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री की मुंह से आवाज नहीं निकली, इनके अध्यक्ष से मुंह से आवाज नहीं निकली कि कैसे बिहार के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और आज आप रैली दिखा रहे हैं। शर्म आनी ये भारतीय जनता पार्टी को। और मैं बता दूं, 2024 के अंदर बिल देश के प्रधानमंत्री लाए थे पेपर लीक का, छाती पीट कर कह रहे थे आज के बाद पेपर लीक नहीं होगा, आज के बाद पेपर लीक नहीं होगा। 2024 के बाद से 26 तक 155 पेपर लीक हो चुके हैं इनकी सरकारों के अंदर, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और आज ये रैलियां कर रहे हैं, नहीं। जिन छात्रों के ऊपर लाठी, जिन छात्रों के ऊपर आंसू गैस छोड़े, जिन छात्रों के ऊपर 87 लगा के खड़े हो गए, हमारे क्षेत्र के क्या आतंकवादी? इन छात्रों के साथ जो उनका बता रही है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, जब 2024 का बिल आ चुका था और हम आपको शुरू से बार बार कह रहे हैं हम चर्चा करना चाहते हैं, हमारी मांग क्या थी? छात्रों की मांग क्या थी? तो अब सरकार चर्चा करना चाह रही, लेकिन आप चर्चा से भाग रहे हैं। ठीक है, आप देखिए सरकार ने, सर छोटा सा सवाल, छोटा जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। छात्रों से समझौते की बात करी तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, किसी छात्र को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सारी एफआईआर कैंसिल हो जाएंगी। तो आज छात्रों के घरों में घुस के जबरदस्ती छात्रों को उठा के बंद कर रहे हैं। अरे शर्म करो अमित शाह, ठीक है, मंत्री अमित शाह शर्म करो, ठीक है, प्रधानमंत्री शर्म करो। अनवर मिर्जा जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। भाई शरद शरण जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। आ रहा हूं अनिल जी, आपके पास आऊंगा, पूरे जवाब लूंगा आपसे जी। सबसे पहले तो मैं अनिल जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पुलिस लाठी चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला, वरना अमित शाह इनको शाम तक बाहर कर देते। तो उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, उनसे एक शिकायत है, जो उन्होंने अभी ज्ञानवर्धन हमारा किया है, अगर 15 दिन पहले मोदी जी का कर दिया होता तो उनको रात में 11:30 बजे मुसद्दा नहीं चिल्लाना पड़ता, और जो इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं उनको खुद इंस्टाग्राम पे नहीं आना पड़ता, और जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते वो आज घुटनों पे नहीं दिखाई पड़ते, और जो एक हफ्ते पहले बोल रहे थे क्वेश्चन आवर ज्यादा जरूरी है चर्चा से,
आज वो चर्चा चर्चा करके सब जगह गाना नहीं गा रहे होते। और आपकी वरिष्ठता को और वर्तमान देश के हालात को देखते हुए एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे क्षमा करें, थोड़ा कड़वा होगा। देश के प्रधानमंत्री कहीं जाएं और कोई राष्ट्रीय चैनल हो, कोई प्रांत का चैनल हो और मुख्यमंत्री कहीं आधिकारिक कार्यक्रम में जाएं, तो वो डिबेट के बीच में भी दिखाना चाहिए, उनका हक है और जनता का हक भी जानना है। लेकिन एक डिबेट के बीच में एक पार्टी विशेष का चुनाव प्रचार अगर हमें दिखाया जाए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और आवाज ना आ रही हो तो बंद कर दिया जाए, तो मेरा आपसे भी निवेदन है, अगर आवाज ठीक आने लगे तो हमारी आवाज बंद कर दीजिएगा और प्रचार को फिर चालू कर दीजिएगा। और मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए पुनः ये बात कह रहा हूं। देश की हालात विश्वकर्मा जी यही है, मैं आपको, इस समय पूरे आपको देश ये की दिखा रहा हालात था। यही है। सुनिए शरद शरण जी, आपने आपकी बात को सर माथे पर, लेकिन मैंने आपको रैली इसलिए दिखाई कि देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कितनी स्मार्ट है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद किस तरीके से वहाँ पर कितनी भारी भीड़ जमा है। मैंने आपको ये दिखाने के लिए आपको रैली ये दिखाई है। जी, अपनी बात जारी रख सकते हैं। और इस बीच ख्याल रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच जरा एक और चीज, नहीं शरद जी, 1 मिनट के लिए बस 20 सेकंड का मौका लूंगा, इंटरफेयर करूंगा। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली के, और दुनिया के देश के तमाम पेपरों में उनके एडिटोरियल छपते रहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। अब आप अपनी शरद जी अपनी बात रख सकते हैं आप। देखिए विश्वकर्मा जी, मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा, मैं देश की व्यथा बता रहा हूं। बिल्कुल। और मैं सबकी मजबूरियां समझता हूं। जब कहीं कुछ नहीं हो पा रहा था तो इन नौजवानों में सड़कों पर आकर के जब इस सरकार का सर झुकाया, तो दिल को, रूह को बहुत शांति मिली इस देश को, कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा अभी भी की जा सकती है। यहाँ अहंकार को अभी भी मिटाया जा सकता है, और यहाँ राजशाही आने का अभी भी खतरा कम ही है, उतना नहीं है जितना हम सोच रहे थे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप देख लीजिए, इनको, संघ को और भाजपा का, इनका चाल चरित्र चेहरा हम जानते हैं। जैसे ही बच्चे जाना शुरू हुए, इनके गुंडों ने चांदनी चौक में जिस तरीके से उन 2 बच्चों को मारा पीटा है, यह इनका चरित्र है। जिस तरीके से पटना में और बंगाल में जिस तरीके से चल रहा है, वो भी इनका चरित्र है। और मेरे पास आज दोपहर में एक वीडियो आया है, एक पुलिस वाले ने AK-47 कॉक करके पॉइंटेड टुवर्ड्स क्राउड छात्रों के ऊपर फायर किया है। देश की आजादी के बाद ऐसी पहली घटना है, क्योंकि आसाम का मुख्यमंत्री भी भ्रष्ट था, बंगाल का मुख्यमंत्री भी भ्रष्ट था, और बिहार का मुख्यमंत्री भी गुंडा था। ये कोई भी भाजपा का नहीं है। अब भाजपा के गोद लिए सबसे प्रिय बालक हैं, यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है। तो हम चौंकते नहीं। लेकिन आपके साथ बात ये है ना, आप उनको रोक नहीं पाए ना, ये सब तो आपके पास थे और आप इनको रोक नहीं पाए, ये आपकी भी कहीं ना कहीं कमी है। हमारे अंकुर जी के पास चलते हैं। अंकुर जी, आपने सुना विपक्ष क्या कह रहा है कि भाई आपने वादा किया था, वो वादा ना तोड़ वाला गाना गा रहे हैं, कह रहे हैं आपने वादा तोड़ दिया, आप सबके ऊपर FIR कर रहे हैं। आपने कहा था किसी के ऊपर FIR नहीं होगी, सारी FIR विड्रॉ होगी, लेकिन विड्रॉ होने की जगह FIR हो रही है, AK-47 से गोली चलाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए प्रदीप जी, सर्वप्रथम तो मैं कबीर दास के एक दोहे को यहाँ पर संदर्भित करूंगा। कबीर दास जी ने ये कहा था, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो उनकी, कबीर दास जी की उन्हीं पंक्तियों पर को चरितार्थ करते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जहां उनकी समस्त मांगों को माना, वहीं उन छात्रों को उनने बड़े हृदय से माफ करते हुए उनके साथ जो अभी अंकुर सक्सेना जी, माफ करिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, ये जरा बता दीजिए कि यहाँ क्षमा बड़न कौन है और छोटे कौन है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। आप यहाँ पर बड़न किसको संबोधित कर रहे हैं? उत्पाद नहीं, बड़न का मतलब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं भाई। अच्छा। आज की डेट में अगर देश के प्रधानमंत्री और जो युवा वर्ग है, जो वहां पर जंतर मंतर पे था, वो युवा है, वो हमारे बच्चे, वो हमारे देश के भविष्य हैं। इस हिसाब से, अरे सुन तो लीजिए, बड़ा शानदार दोहा आपने किया। इस हिसाब से तो अगर प्रधानमंत्री जी बड़े हैं तो उनको सारे अपराध को माफ कर देना चाहिए, जितने ये FIR हो रहे हैं सब माफ कर देना चाहिए, और ये जितने लोग थे उनके खिलाफ जितनी कार्रवाई हुई है वो सब वापस लेना चाहिए, लेकिन वो तो वापस हुई नहीं। प्रदीप, और छोटे तो उत्पाद लगातार कर रही हैं। जी
प्रदीप जी मैं अपनी बात कंक्लूड कर लूं, नहीं तो आप जो बात को इंटरप्ट करेंगे तो अर्थ का अनर्थ तो निकलना स्वाभाविक है। ये मानव का ये मानवीय स्वभाव होता है, ये मानवीय स्वभाव होता है कि वो आपने शानदार दोहा पढ़ा तो उस पर हमने सोचा थोड़ा सा जी टिप्पणी कर दी जाए। नहीं, उसी चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सर्वोच्च पद पर आसीन है, और उनने जो हमारे युवा हैं, आप देखेंगे जंतर मंतर पे जो हुआ वो युवा वर्ग को बहकाने का नतीजा है। तो जब युवा वर्ग को बहकाया गया, उसके बावजूद माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय अभी सदगुरु शरण जी कह रहे थे कि रात के 12 बजे उन्हें आना पड़ा। ये उनका पितृतुल्य भाव है, ये देश के प्रधानमंत्री का पितृतुल्य स्नेह है अपने युवाओं के प्रति। ये उनका स्नेहशील भाव है कि उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा और कहीं ना कहीं उनने डायरेक्ट लाइव आकर उन पर अपनी बात को रखा। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज भी अपने स्टैंड को नहीं समझ पाई है। इनने केवल आम जनता के साथ नहीं जुड़े हैं, ये केवल विरोध की राजनीति करना जान रहे हैं। ये विरोध करेंगे हर उस बात का जिस बात से देश का विकास स्वाभाविक होगा। ये विरोध कर रहे हैं आज की डेट में जो संशोधन बिल आया। आप मुझे ये बताइए, जब हमारे देश का केंद्रीय नेतृत्व ये कह रहा है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, आप सदन की चर्चा में सहभागिता कीजिए, आप क्यों नहीं सहभागिता कर रहे हैं? आप पहले अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आपका क्या मतलब है? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से आपका क्या मतलब है? क्या ये स्पॉन्सर्ड बाई कांग्रेस या स्पॉन्सर्ड बाई समाजवादी पार्टी आंदोलन था? अगर ये आप कहिए, आप ये कह सकते हैं क्या ये स्पॉन्सर्ड था? स्पॉन्सर्ड आंदोलन तो था नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आपने क्या किया, आपने वहां पर उस आंदोलन में जो शांतिपूर्वक आंदोलन था, आपके लोग उस आंदोलन में सहभागिता किए और वहां पर उपद्रव और अराजकतापूर्ण माहौल क्रिएट किया। और जिन लोगों ने, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, छात्र हमारे देश का भविष्य है, छात्र युवा वर्ग हमारे देश का कर्णाधार है, छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उन अराजक और उपद्रव तत्वों का तो चिन्हांकन जरूरी है जो भविष्य में इस तरीके के परिस्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं जिससे देश की जो स्वतंत्रता है, जो संप्रभुता है, उसको प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो उपद्रवी तत्वों को चिन्हांकित नहीं किया जाएगा तो देश की संप्रभुता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। एक और स्पष्ट कर दूं, आप एक चीज और देखिए कि वहां पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर जिस तरीके की नारेबाजी हुई है, जिस तरीके के अश्लील वक्तव्यों को कहा गया, जिस तरीके के गंदे नारों को लगाया गया, जिस तरीके के स्लोगन्स लगाए गए, उनका ब्यौरा या उन वक्तव्यों का प्रयोग मैं आपके सम्मानित चैनल पर भी नहीं कर सकता हूं। और अगर कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ में इस तरीके का गलत व्यवहार करेगा तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वो अराजक और उपद्रवपूर्ण व्यवहार की श्रेणी में आएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए उनको हमारे प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया। निश्चित रूप से मान के चलिए जहां जहां एनडीए की सरकार है वहां पर कहीं पर भी बिहार बच्चों के साथ अनिहित नहीं होगा। ठीक है अंकुर सक्सेना जी, बिहार में 300 FIR हो गई आज, कैसे माफ कर देंगे जरा? और सुनिए, दूसरा एक सवाल ये भी है, मैं आपके पास सवाल छोड़े जा रहा हूं, आपसे भी जवाब लूंगा। सवाल ये है, ये तय कौन करेगा कि कौन युवा है कौन उपद्रवी है? हमारी सौरभ दास से बात हुई जो इस आंदोलन के अगवा थे, प्रवक्ता थे, वो कह रहे हैं हमारी बात हुई थी दोनों मंत्रियों से, उन्होंने कहा था कि सारे FIR वापस ली जाएगी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि उपद्रवियों के खिलाफ FIR होगी, युवाओं के खिलाफ नहीं होगी। ये तय कौन करेगा कि कौन उपद्रवी है कौन युवा है? और वो भी ये भी कह रहे हैं कि युवाओं को धमकाया जा रहा है, युवाओं को डराया जा रहा है। आपके पास वापस आएंगे, इन सवालों का जवाब तैयार रखिएगा। रमेश ठाकुर जी के पास चलेंगे, वो जरा नीर छीर विवेक का काम करेंगे। जरा बताइए रमेश ठाकुर जी, आप तो दिल्ली में रहते हैं और लंबा पत्रकारिता अनुभव है आपका, बहुत करीब से राजनीति को देखा है आपने, क्या कहेंगे? संसद का शस्त्र ठप है, कैसे निकलेगा समाधान? देखिए प्रदीप जी, मैं बिल्कुल पार्लियामेंट के साइड में ही हूँ इस समय, मुश्किल से 25 मिनट की दूरी है, वहां पे हूँ। तो अभी जितने भी नेता निकल रहे हैं और जितने भी आज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल रहे हैं, तो जो अंदर हुआ, स्वागत हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी के, उनके बारे में माला भी पहनाई गई, जय जयकार हुआ, वो बाहर आके कुछ नहीं बोल रहे हैं। पता नहीं भाई स्क्रिप्टेड था कि आपको जो कुछ करना है पार्लियामेंट के अंदर करना, बाहर मत जाना। मुझे लगता है ये नई प्रवृत्ति और नया चलन शुरू हुआ है कि एक हारा हुआ व्यक्ति, एक बदनामी सहने वाला व्यक्ति भी अपने आप को ऐसा प्रचारित कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं बाहर। अरे भाई,
40 दिन का आंदोलन, 22 बच्चों की मौत हो गई है, 126 पेपर लीक हो गए हैं, एनटीए की जिस तरीके से दुर्दशा हो गई है, और पहली जब नीट के परीक्षा जो रद्द होती है 22.5 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं, फिर आप री एग्जाम उसमें करवाते, उसमें 19,870 बच्चे बैठते हैं, मोटा मोटा 3.5 लाख बच्चे उसमें नहीं बैठ पाते हैं। क्या उन 3.5 लाख बच्चों का भविष्य जो अधर में चला गया, जो एक बार परीक्षा की तैयारी के लिए सक्षम था, दिल्ली भी आ रहा था, कोचिंग ले रहा था, वो दोबारा से परीक्षा नहीं कर सकता था, क्या उनके भविष्य की आप भरपाई कर सकते हो? इतना सब होने के बावजूद भी वो कहते हैं करता क्या ना मरता क्या ना करता। इतनी सब होने के बाद आपको इस्तीफा देना पड़ा। आपकी सरकार की ये जो नौबत है वो गले तक नहीं आई थी, नाक तक आ गई थी, उसके बाद आपने इस्तीफा दिया। अब आप 2 दिन बाद कह रहे हो जनाब कुछ नहीं हुआ है, वो तो जो हमने अपनी स्वेच्छा से दिया है। अगर यही देना था तो पहले दिन आप दे देते, ना उपद्रव होता, ना इतनी बैटल पैटर्न चलानी पड़ती, ना पुलिस आती, ना इतना सब कुछ होता, ना इतनी बदनामी होती। क्या ये सब चंदा चोरी जो हुई है उसको दबाने के लिए था? अगर उसको दबाने के लिए तो माफ कीजिएगा, ये दोनों मुद्दे आपके पीछे करते रहेंगे। और इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ही आ जाता है, और जब सब कुछ ठीक था तो सरकार ने एनटीए में 47 कर्मचारी और अधिकारी को बर्खास्त क्यों करा? नई कमेटी गठित क्यों करी? और ये सारा रिफॉर्म करने की जो सब चर्चाएं वगैरह हो रही हैं, तो मुझे लगता है ये सब नहीं होती। तो यहाँ पे जो आपकी कमियां रही हैं, जो गलतियां रही हैं, उसको सर आंखों पे समझ के माफ कीजिएगा। और ऐसा ना हो, ये जो आप कर रहे हो, जो माला पहना रहे हो और जो स्वागत कर रहे हो, जो जय जयकार कर रहे हो, फिर ये दीप के और फिर काकरोच आके आपके गले की मुसीबत बन के फिर जंतर मंतर पे आ जाए। वो कह रहे हैं कि अगर जले पे नमक मत छिड़को। नहीं, रमेश ठाकुर जी वो कह रहे हैं कि अगर सौरभ से बात हुई, वो कह रहे हैं कि अगर एक दिन में सही निर्णय नहीं लिया गया तो जंतर मंतर सूना पड़ा है, हमारे लोग मचल रहे हैं वहां जाने के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप ये कह रहे हो। एक बार आपने 2 दौर की आपकी मीटिंग होती है जिसमें जितेंद्र सिंह होते हैं, जेपी नड्डा जी होते हैं, आपको एक बार आश्वासन देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, अगर इस्तीफे वाली बात है उस पर हमारी भी मंत्रणा नहीं हुई है, हम प्रधानमंत्री से और कैबिनेट से बात करके उसके बाद में कोई फैसला लेंगे। और आपने दूसरे दिन 12-1 बजे आपने फैसला ले लिया कि नहीं, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको हटा रहे हैं, उनकी बहुत सारी कमियां हैं और उनके खिलाफ आप लोग बैठे हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप ये सब कह रहे हो कि हमारी कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात, दूसरे नंबर की जो शर्तें थी जिसपे आपने सरकार ने माना है कि हर तरीके की एफआईआर जो बच्चों पे ऊपर हुई है, और बच्चों के साथ में चाहे उसमें अभिभावक रहे हों या दूसरे लोग रहे, जो भी जिस किस्म के लोग रहे होंगे, ठीक है, सबके ऊपर से एफआईआर हटे। अब आपने कंडीशन लगा दी उसके ऊपर, जी समय कम है, तो कंडीशन तो जल्दी एक जो छोटे और सवाल आपसे ले लेता हूं। शुभेंद्र अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट था वो एंटी नेशनलिस्ट है और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पहला बात ये, और दूसरा सवाल ये, जल्दी से बता दीजिएगा कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे? क्या समाप्त होगा गतिरोध, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे लगता है अगर गतिरोध अगर बढ़ेगा तो इसमें इनके नेताओं की कारगुजारी है, जो ये लोग कर रहे हैं, जो माला पहना रहे हैं, जो कर रहे हैं। एक तो कृत्य आप लोगों ने कर दिया था, जो गुजरात में हुआ था, एक बलात्कारी को जब बाहर निकाल के उसके ऊपर फूल माला पहना रहे थे। ये भी तस्वीर जितनी शर्मनाक और जितनी भर्त्सना उसकी करनी चाहिए, की जानी चाहिए। और दूसरी बात आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये जो जल्दी से बता दीजिए गतिरोध कैसे टूटेगा? क्या ये गतिरोध टूटेगा, और टूटेगा तो कैसे टूटेगा? नहीं, देखिए, गतिरोध तो ये बढ़ाने के लिए एक कदम और बढ़ा चुके हैं। वो मैंने कहा ना कि जले पे नमक ये लोग छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा मुद्दा शांत हो गया था। आप पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, बहुत महत्वपूर्ण ये पार्लियामेंट सेशन है। कई सारे ऐसे बिल हैं जो पिछले रुके हुए तो उनको पास करना था, क्योंकि राज्यसभा में, लोकसभा में आपकी संख्या बढ़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने राज्यसभा के लिए शिवसेना तोड़ दी, टीएमसी तोड़ दी, आम आदमी पार्टी तोड़ दी, आपके पास सब कुछ है। दूसरा एक चीज आपने और कही है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये फंडिंग हुई है, ये बाहर से हुई है। मुझे लग रहा है उसका कल बयान विदेश मंत्री जयशंकर का आ गया है, उन्होंने साफ कह दिया है कहीं किसी देश से कोई फंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, अनिल गोयल जी, आपने देखा वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई
ये चर्चा करें और बिल पास कराएं। बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इससे पहले इतना महत्वपूर्ण बिल नहीं आया था। रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना है कि आपके पास में तो बहुमत है, बहुमत से ज़्यादा है। 272 की तो छोड़िए, 296 पहले थे, अब तो 360 के करीब आप पहुंच रहे हैं। आप बिल पास करा लीजिए, आपको बिल पास कराने से किसने रोका है? प्रदीप जी, पहले तो मैं आपके चैनल पर ये बताना चाहता हूं कि लगभग विपक्ष सहमत हुआ है, कल चर्चा होगी, गतिरोध लगभग गया है, बाकी कल फाइनल होने पर पता चलेगा। एक बात। दूसरी बात, अभी मेरे साथी ने एक बात कही थी कि लाठी चार्ज पर चर्चा नहीं करी। आज चर्चा लाठी चार्ज पर नहीं है, आज चर्चा इस बात पर है, चर्चा से पहले वो उनकी बातें तो मांगे तो माननी पड़ेंगी ना। आपने एक मांग मान लिया कि भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दूसरी मांग है कि प्रधानमंत्री या अमित शाह आकर के बताएं लाठीचार्ज क्यों हुआ। जी प्रदीप जी, मैं एक बात कह रहा हूं। जी मैं मुलायम समय, अनिल जी समय कम है, सवाल जवाब का समय है, अब आपको जवाब देने का समय है, समय कम है। जी, इन्हीं की पार्टी में ऐसा होता होगा जी कि ये कुछ भी बयान दें और मुलायम सिंह यादव इनको डांटते हो। नकल विरोधी कानून का जहां तक सवाल आया, तो इसके अंदर जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो नकल विरोधी सख्त कानून बनाया था मुलायम सिंह यादव जी नकल विरोधियों के खिलाफ, यानी कि नकल विरोधी कानून। अनिल गोयल जी, मुझे एक बात बताइए, अनिल गोयल जी मुझे एक बात बताइए, सुन लीजिए, एक सवाल लीजिए, सवाल सुन लीजिए मेरा। आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने नकल विरोधी कानून वापस ले लिया। मुलायम वो जो आपके राजनाथ सिंह कानून लाए थे, राजनाथ सिंह कानून लाए थे कि जो भी बच्चा पकड़ा जाएगा उसके हाथों में हथकड़ियां होंगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपका बच्चा अगर छोटी सी पर्ची लेकर के पकड़ा जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके हाथ में हथकड़ी लगे, उसका पूरा कैरियर खराब हो जाए? प्रदीप जी, आप इसको इस तरीके से, क्या नकल रुकनी चाहिए? नहीं रुकनी चाहिए। नहीं, नकल रुकनी चाहिए। नहीं अनिल गोयल जी, नकल रुकनी चाहिए, लेकिन क्या युवाओं को, सुन लीजिए अनिल गोयल जी, नकल रुकनी चाहिए, इसमें सब लोग सहमत हैं, लेकिन क्या युवाओं को अपराधी बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप इसको युवाओं को अपराधी, और उसके बाद आपकी सरकारें थी, आपकी सरकार, उसके बाद आपकी सरकारें आई, आप उन सरकारों ने क्यों नहीं इसको इंप्लीमेंट किया उसके बाद? नहीं प्रदीप जी, एक बात सुन दो। सवाल क्या है कि आज हमको नकल विरोधी माफिया को समाप्त करना है, तो उसमें हम अगर लकुने निकालेंगे तो हम नहीं ले सकते। 12 साल से समाप्त क्यों नहीं हुआ? जनता कांग्रेस से ऊब करके जनता ने पूर्ण बहुमत की 2 बार आपकी सरकार बनाई, फिर ये अच्छा कड़ा कानून क्यों नहीं बना? ये बार ये पेपर लीक क्यों हुए? अब कानून 2022 में कानून बनाया, 2024 में कानून बनाया, और कानून में जहां कमियां रह जाती हैं उसको भरपाई करने के लिए संशोधन बार-बार आते हैं। कुछ नहीं होगा अनिल गोयल जी, बार-बार कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, ये रुकेगा। अनवर मिर्जा जी बताइए कैसे रुकेगा ये? प्रदीप जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कहिए। अनवर मिर्जा जी रुकिए, आप अनिल गोयल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी, कम से कम नकल विरोधी कानून में को रोक लगाने के लिए विपक्ष को साथ देना चाहिए और विपक्ष को भारी बहुमत से इसको पास कराना चाहिए। विपक्ष की कोई समस्या हो सकती है, विपक्ष की कोई चर्चा में हो सकता है। मैं एक बार फिर से कहूंगा अनिल गोयल जी, मुलायम सिंह जी की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने दोबारा राजनाथ सिंह की बात को वापस रिपीट क्यों नहीं किया? फिर से वही कानून इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? उनको वो कानून लागू करना चाहिए था। और वही बात है कि क्या आप अपने बच्चे को छोटी सी चिट को लेकर के अपराधी बनते देखना चाहेंगे? प्रदीप जी, कोई अपराधी बच्चे देखना नहीं चाहेगा, कोई किसी को अपराधी बनाने का मतलब नहीं है। आप उसके हाथ में हथकड़ी लगाएंगे, आप उस काले कानून को आप न्याय संगत बता रहे हैं। सर, मैं अभी एक बात और कहना चाहता हूँ। आज भी जब ये विषय आया है कि जंतर मंतर पर 25,000 असामाजिक तत्व मौजूद थे, यही तो दिक्कत है, और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे यही तो दिक्कत है, कौन असामाजिक तत्व है, कौन सामाजिक तत्व है, ये डिफरेंशिएट कौन करेगा? सत्ता के खिलाफ जो बोले वो असामाजिक तत्व, सत्ता के पक्ष में जो बोले वो सामाजिक तत्व, इसका निर्णय कौन करेगा? अनवर जी बताइए। अनिल गोयल जी आपकी बात हो गई। इसका निर्णय उनका बैक रिकॉर्ड करेगा।
आपने देखा 2024 के अंदर ये बिल लाए थे जी और 2024 के बिल तो हमने खुद सबने विपक्ष के नेताओं ने सबने इसको पास किया था। जी। हम तो चाहते थे पेपर लीक पर कार्रवाई और सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने कानून बनाया कहाँ? इन्होंने तो सिर्फ पेपर वालों को बचाने का काम करा। 155 पेपर लीक हो गए, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। और अभी एक और प्रवक्ता कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री, अरे देश के प्रधानमंत्री ने 12 बजे आकर एक वीडियो वायरल की है। अरे अगर वो शेरे आके पार्लियामेंट में खड़े होकर विपक्ष से कहते कि ये जो अत्याचार हुआ है, ये जो लाठीचार्ज हुई है, ये जो पेपर लीक हुआ है, ये गलत चीज हुई है, लेकिन छात्रों को इंसाफ ना देकर अनवर मिर्जा जी अपने मंत्री को बचाने ठीक के है, लिए लगे अनवर मिर्जा जी। आप देखिए, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। मेरे भाई ने कहा कि बलात्कारियों को ये हाथ डालते हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान वहां पहुंचे, 10 दिन तक धर्मेंद्र प्रधान नहीं गए, आज पहुंचे तो स्वागत है। आप उन छात्रों की लाशों के किसी न किसी तरीके से हम बचाने हम बचने नहीं देंगे। कानून आएगा और निश्चित तौर पर किसान हमारे पास। अरे भाई ऐसे चर्चा नहीं चलेगी ना, दोनों लोग बोलेंगे तो चर्चा नहीं चलेगी। अनवर मिर्जा जी रुकिए, अनिल गोयल जी, मैं जरा अनवर जी से कुछ सवाल लेना चाहता हूँ। अनवर जी आप ये बताइए, लंबे समय तक आपकी सरकार रही केंद्र में, आपने बड़ा कानून क्यों नहीं बनाया? आप क्यों नहीं रोक पाए इन सारे आपके समय में भी तमाम पर्चे लीक हुए, और आज भी जो कर्नाटक में हो रहा है, आपका जो झारखंड में हो रहा है, तमाम जगह पर जहां हिमाचल में हो रहा है, वहां पर पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा भाई? वहां पर आपने कौन सा चीज मार दिया जी? सर कानून ये बनाएंगे ना, कानून तो ये बना रहे सरकार। अरे स्टेट का कानून तो आप बनाएंगे ना, स्टेट का कानून भी क्या केंद्र सरकार बनाएगी? शिक्षा का विषय है, शिक्षा का विषय है, दोनों के लिए है। अनवर जी 2000 कानून किसने बनाया? मुझे बताइए, 2024 में कानून किसने बनाया? आप ये बताइए, स्टेट में कानून कौन बनाएगा शिक्षा को लेकर के? क्या केंद्र की सरकार बनाएगी क्या? अरे तो देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो 2024 में जब बन गया था तो स्टेट में, क्यों नहीं? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, स्टेट में कानून कौन बनाएगा? स्टेट का कानून मुख्यमंत्री बनाएंगे शिक्षा को लेकर, या केंद्र बनाएगा? जी सर आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मैं क्या बोलूंगा? आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा? सवाल का जवाब दीजिए। आपको आप कह रहे कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बताइए। भाजपा की सरकार 2024 में जीती, 2024 में उन्होंने कहा हमने कानून तो बढ़िया बना दिया। अरे जब आपने कानून बना दिया तो आज छात्रों को अनवर जी मेरा एक सवाल सुनिए। आप बताइए कि छात्रों में जो अनवर जी मेरा एक सवाल सुनिए, ठीक है? आप ठंडे दिमाग से मेरा एक सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बात करिए। सुन लीजिए। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। केंद्र में कानून बनाने का अधिकार प्रधानमंत्री जी के पास में है, और स्टेट में कानून बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो राज्य में मुख्यमंत्री कानून नहीं बनाएगा तो प्रधानमंत्री जी बनाने आएंगे? वहां क्यों कानून नहीं बने भाई? आपने बात जायज कही है, बिल्कुल कानून बनने चाहिए, कोई भागेगा नहीं, क्योंकि छात्रों की बात होगी, हम छात्रों के अधिकार की बात करेंगे, लेकिन लिप्पालोपी नहीं करेंगे। आज राज्यों की बात आ रही है। जब 2024 में कानून बना था तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी पूरी? जिस राज्य में भी पेपर चोरी हुआ आप उसके घर पर बुलडोजर चलाइए। उन पर एक बात मुझे छोटी सी बात बताइए, सीबीआई ने और ईडी ने अभी तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करी इन लोगों पर? क्यों नहीं इन पर कानूनी कार्रवाई हुई? क्यों नहीं इनके घर पर बुलडोजर चला? क्यों नहीं सब सिस्टम हुआ? आज देश के गृह मंत्री अपनी बात से आपके केंद्र में इतने लंबे समय तक सरकार थी, आपने कानून क्यों नहीं बनाया? उसको सही से लागू क्यों नहीं किया? क्यों आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया? शरद शरण जी के पास चलते हैं। शरद शरण जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। शरद शरण जी देखिए प्रदीप जी, ऐसा है जी, त्रेता युग में रावण से लेकर के वर्तमान लोकतंत्र तक सबसे ज्यादा सरकारें अहंकार की वजह से गई हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये समझते हैं, दरबार सजा है, 10 दिन से आवाज चल रही है, चर्चा होनी चाहिए। सुल्तान कहाँ है? सुल्तान जो रील बना रहे हैं इंस्टा पे, सुल्तान तो लोकसभा में आए तक नहीं है। सुल्तान आते हैं, मन की बात करते हैं और बोल के लोकसभा से चले जाते हैं। सुल्तान तो लीडर ऑफ अपोजिशन का भी कभी संवाद तक नहीं सुनते। वही सुल्तान है जो 12 साल से 2 बार जिन्होंने इतिहास रच दिया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने का
रिकॉर्ड बना दिया है। 25 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। जी प्रदीप जी जी आ रहा हूं। आप भी ज्ञानादेश देंगे तो फिर मोदी जी के पास देने को क्या बचेगा? आप भी ज्ञानादेश देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं भाई, आप लोग उनको हटा नहीं पा रहे ना। आपने जोर पूरा दिया लेकिन हटा नहीं पाए, जनता ने आपको मौका नहीं दिया। आज नीतीश कुमार नायडू के सामने बैठे, हट गए थे वो। जी प्रदीप जी पूरी पुस्तक के पहले अध्याय का पहला पैराग्राफ 24 घंटे पहले समाप्त हुआ है। जी सरकार चुनाव आने से पहले धूल में मिला देंगे, नोट कर लीजिए। यही जनता, यही जनमानस, ये बात आप लोग 2014 से कह रहे हैं। 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और आप 2014 से लगातार ये आ रहा हूं। अनवर जी आपके पास, अंकुर जी के पास चलता हूं। अंकुर जी 2014 से बस 10 सेकंड दीजिए। हाँ 20 सेकंड ले लीजिए आप शरद जी। हम 2014 से सुनते आ रहे हैं, ना कोई घुसा है ना घुसने देंगे। हाँ और मैं फौजी हूं, मुझे पता है चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है। चर्चा को यहीं छोड़ देते हैं। चलिए, आप फौजी हैं, आपको पता है चाइना पर क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो बिहार की तस्वीरें दिखाई वो इसीलिए दिखाई थी। आप जरा देख लीजिए, आईना है आपके लिए कि कितना हुजूम उमड़ा है वहां पर बिहार में। अंकुर सक्सेना जी भाई बताइए। जी आप इतने नियम पहले भी बने थे, लागू भी किए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट तो यही है। और दूसरी बड़ी बात, एक आपसे अलग से सवाल पूछना चाह रहा हूं अंकुर जी। अब खुद आपके नेता के बेटे बेटियां, 2 बार के MP उड़ीसा के, उनकी बेटी सपोर्ट कर रही है इस जेएनजी को। और इसी तरीके से हम बात करें वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा की कैबिनेट मंत्री, उनकी भी बेटी सपोर्ट कर रही है। वीडियो डाला है, उसके ऊपर आप लोग दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो कह रही है हम डिलीट नहीं करेंगे। प्रदीप जी देखिए, ये अभी अगर लोकतंत्र है तो नजर आना चाहिए। तो आपको इसी लोकतंत्र की खूबसूरती नजर आ रही है। कम से कम विपक्ष के इस बात का कि हिटलरशाही आ गई है या लोकतंत्र समाप्त हो गया, ये विपक्ष के गाल पर एक जोरदार तमाचा है कि जब लोकतंत्र है उसी लोकतंत्र के अनुपालन में देखिए, प्रजातंत्र लोकतंत्र की ये खूबसूरती होती है कि अगर पार्टी, मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूं, शरण जी समाजवादी पार्टी से या मिर्जा जी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन इनके बच्चों पर या इनके परिवार के सदस्यों पर ये दबाव या ये बात नहीं कही जा सकती है कि आप किसी एक पार्टी विशेष के ही लिए कार्य करेंगे। उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, उनकी एक व्यक्तिगत इच्छा है और अपनी इच्छा के अनुरूप उनने कार्य किया है। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री ने और संसद में जब इस तरीके से, ये देखिए ये वही विपक्ष है जो गुमराह कर रहा है। देखिए ये वही विपक्ष है जो पूरी बात नहीं कहने दे रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। आप एक बात बताइए, आप आम जनमानस को गुमराह कर रहे हैं। आप आम जनमानस को गुमराह कर रहे हैं। ये जो आप शोर मचा रहे हैं, क्या आपने संसद में जो बिल पेश हुआ है उसके सपोर्ट में है? अगर आप सपोर्ट में, तो आप नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे तुम्हारे भी बेटे होंगे, तुम्हारे शर्म होंगे। तुम्हारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे? डरे बैठे हो तुम लोग। प्रधानमंत्री मेरे नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे हैं। प्रधानमंत्री मेरे नहीं, प्रधानमंत्री हमारे हैं। गृह मंत्री मेरे नहीं, गृह मंत्री हमारे हैं। और जब हमारे समय का अभाव है मेरे पास, मुझे समय की इतनी ही इजाजत देता है। रमेश ठाकुर जी जल्दी से बताइए, आपने पूरी चर्चा में शिरकत किया और देख रहे हैं पूरा, आप बहुत करीब से इसको कवर कर रहे हैं। भाई इसका समाधान क्या है? कि आपको क्या लगता है कि इसका कोई समाधान निकलेगा या मामला और बढ़ेगा? क्योंकि 31 तारीख से फिर से ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च और होने जा रहा है E20 के खिलाफ भी। नहीं प्रदीप जी, मुझे लग रहा था मामला बड़ा शांत हो गया है और इनका जो थिंक टैंकर है और इसके बाद थोड़ा उदार हो जाएगा, उदारता दिखाएगा और पार्लियामेंट में जाके, मैंने जिन बिलों की बात करी उन बिलों में विपक्ष से सहयोग लेगा और एक करेगा। लेकिन अब इनकी हठधर्मिता देखिएगा, अब ये फिर मतलब गलती करने के बाद में अपनी गलती मानने को राजी नहीं है। गलती से इस्तीफा हो गया
और इस्तीफे को कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अरे आपको सरकार चलानी है आगे, और बहुत लंबा भी कार्यकाल आपका बचा हुआ है, तो उसको पूरा कम से कम करने के लिए विपक्ष को कम से कम थोड़ा सा विश्वास में लेके चलो, लेकिन वो चीजें नहीं हो रही हैं। गतिरोध मुझे लग रहा है आज पूरे दिन से और गहरा गया। आज पार्लियामेंट 3-4 बार इसको रिजर्व की गई है, चली नहीं है, कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपकी ये टिप्पणी बहुत मौजूद है। हम इसी नोट के साथ इस चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं कि गतिरोध और बढ़ गया है, दोनों के बीच की गहराई और काफी खाई और काफी बढ़ गई है। अब मुझे नहीं लगता इसका कोई समाधान निकलेगा, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये कोई शुभ संकेत नहीं। अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि उनके पास जो खबर है कि शायद कल इस पर चर्चा हो जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ये गतिरोध टूटेगा जैसे अनिल गोयल जी कह रहे हैं, या ये गतिरोध और आगे बढ़ेगा, खाई और चौड़ी होगी। क्योंकि जिस तरीके से सौरभ दास कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमारे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और मुकदमे वापस नहीं हुए तो जंतर मंतर हमारा इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर E20 को लेकर के भी जेएनजी खड़ा हो रहा है और वो कह रहा है 31 मार्च को हम वहाँ पर आंदोलन करेंगे, हम मार्च करेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कैसे समाप्त होगा, चर्चा कैसे होगी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल इस वक्त सबसे प्राथमिकता है, मोस्ट क्रिटिकल और मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे। आते हैं, पहले हमने कहा नीट पे आप बहस करिए, तब सरकार तैयार नहीं हुई। कानून के बावजूद पेपर लीक हो रहा क्योंकि रसूखदार लोग इन्वॉल्व।